अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट आ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कायस का टेस्ट। कायस का टेस्ट की मल्टीपल हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से पहली जो टाइप थी रो इनटू कॉलम कायस का टेस्ट थी। ठीक, तो उसका हमने डिस्कशन कर लिया था, उसका हमने फार्मूला भी लिख लिया था। आज हम उसकी प्रॉपरली उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसको मैंने पहले से नोट डाउन किया हुआ है बोर्ड के ऊपर, जो मैंने टॉपिक लिखा, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो चार्ट बनाया हुआ है स्मोकिंग और क्रोनिक हार्ट डिजीज के हवाले से, जो मैंने एग्जाम्पल में पहले ये डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये कहा जाता है कि आपने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। हमारे यहाँ कौन कौन से दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक स्मोकिंग, दूसरा है क्रोनिक हार्ट डिजीज। ठीक है, और कायस का टेस्ट के हवाले से मैंने क्या बताया था कि इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल बड़ा मैटर कर रही थी। कॉन्टीजेंसी टेबल हम उसको कहते हैं कि जिसमें रो साइड टोटल और कॉलम साइड टोटल का ग्रैंड टोटल हमेशा हर साइड से इक्वली होता है, चाहे हम कॉलम साइड से टोटल करें या रो साइड से करें, हमेशा ग्रैंड टोटल सेम ही आएगा। तो उस तरह के टेबल को हम कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। यह टेबल हमारे पास बना हुआ है स्मोकिंग और क्रोनिक हार्ट डिजीज के हवाले से। अब ये और दोनों वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक होता है, गहरा ताल्लुक होता है। अब स्मोकिंग, यस, मतलब वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज डेवलप होती है, वो कितने लोग हैं? 84। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज डेवलप नहीं हो रही, वो कितने हैं? 2916। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं टोटल कितने हैं? 3000। इस तरीके से 9 जो लोग स्मोकिंग नहीं करते क्रोनिक हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है, कितने? 87। और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते और क्रोनिक हार्ट डिजीज डेवलप नहीं होती, वो लोग कितने? 4913। और स्मोकिंग नहीं करने वाले लोग कितने? 5000। और क्रोनिक हार्ट डिजीज जिसमें हो रही है उसका कितना टोटल है? 171। और जिसमें डेवलप नहीं हो रही है 7829। तो ग्रैंड टोटल हमारा कितना आ गया? 8000। भले इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, 8000 आएगा। तो इस चीज़ की श्योरिटी भी हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल है। कॉन्टीजेंसी टेबल के ऊपर हमेशा कायस का टेस्ट अप्लाई होता है। और कायस का टेस्ट के हवाले से हमने सबसे पहले पढ़ा था रो इनटू कॉलम टेस्ट। रो इनटू कॉलम मैंने क्या बताया था कि इसका जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है 5 से ऊपर होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारा 5 से ऊपर हो, ग्रैंड टोटल हमारा 20 से ऊपर होना चाहिए, तो हमारा रो इनटू कॉलम कायस का टेस्ट अप्लाई होगा। उसका फार्मूला मैंने पहले से नोट डाउन किया हुआ, और ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ये कायस स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये एक्स स्क्वायर से। एक्स हम उसकी वो टेनिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कायस स्क्वायर को, किसके इक्वल होता है? समेशन का होल ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल समेशन। अब ये ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या बनेगा। मैंने क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन हम हल करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के हवाले से, तो हाइपोथेसिस तमाम जरूरी होता है। तो ये क्या हाइपोथेसिस है? नल हाइपोथेसिस। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा 2 किस्म के हाइपोथेसिस बनते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इससे नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि स्मोकिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है क्रोनिक हार्ट डिजीज से। मतलब इसका क्या मतलब है कि बंदा स्मोकिंग करे या ना करे, क्रोनिक हार्ट डिजीज अपने हिसाब से डेवलप होगा, स्मोकिंग का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये नल हाइपोथेसिस हमारी होगी, तो उसकी मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी? देयर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ द स्मोकिंग विद द क्रोनिक हार्ट डिजीज। मतलब ये स्मोकिंग का गहरा ताल्लुक है क्रोनिक हार्ट डिजीज से, कि स्मोकिंग करेंगे तो क्रोनिक हार्ट डिजीज डेवलप हो सकती है। हमने 2 तरह के हाइपोथेसिस पहले से डिजाइन किए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका बाकायदगी से कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। ये फार्मूला हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसमें ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का जिक्र किया जा रहा है। ऑब्जर्व वैल्यू हम इसको कहते हैं, जो हमारे पास गिवन जो डेटा वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। अब इसमें ऑब्जर्व वैल्यू इसी में से हम इसको निकालेंगे। जो आपके पास डेटा गिवन है क्वांटिटेटिव टेबल में, हम उसको नंबरिंग देते हैं ये वो कंपोजिशन फॉर्म में, मतलब लेफ्ट टू राइट। अब जो हमारे पास डेटा है 84, अच्छा टोटल के अलावा जो हमारे पास डेटा है 84 का डेटा है, 2916 का डेटा है, 87 का डेटा है, 4913 का डेटा है, ये टोटल नहीं। ठीक है, तो इसको हमने O1 का नाम दे दिया, इसको हमने O2 का नाम दे दिया, इसको हमने O3 का नाम दे दिया, इसको हमने O4 का नाम दे दिया, क्योंकि टोटल तो इन्हीं का टोटल है ना। एक्चुअल जो हमारे पास डेटा है उसको हमने नंबरिंग दे दी इस तरीके से लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हो सकता है हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन होती तो हम आगे वाले को O3 देते, इसको O4 का नाम देते, O1 O2 O3 O4। O1 के हिसाब से E1 भी होगा, उसकी रेलिवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, और O2 के हवाले से E2 भी होगी, O3 के हवाले से E3 भी होगी, O4 के हवाले से E4 भी होगी।
अच्छा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू वो है जो हमारे पास जो टेंटेटिव जो वैल्यू आती है, जो काया स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है। एक तो जो गिवन वैल्यू है, जो हमारा डेटा गिवन है, इसको हम ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। जो टेंटेटिव वैल्यू होती है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मालूम करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? रो टोटल ऑफ द रेलिवेंट ऑब्जर्व वैल्यू, कॉलम टोटल ऑफ द रेलिवेंट ऑब्जर्व वैल्यू एंड ग्रैंड टोटल, ठीक है। जो आपके पास रेलिवेंट ऑब्जर्व वैल्यू है, उसके हवाले से जो E1 आप निकालेंगे, E1 क्या निकलेगा कि जो उसका रेलिवेंट रो टोटल है, कॉलम टोटल है और डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। अब O1 के हवाले से E1 मैंने क्या बताया, O1 क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका रेलिवेंट रो टोटल कितना आ रहा है? रेलिवेंट रो टोटल आ रहा है 3000, ठीक है। और रेलिवेंट कॉलम टोटल 84 का कॉलम टोटल कितना आ रहा है? 171 मैंने यहाँ पे रखा, और ग्रैंड टोटल सबका सेम रहेगा 8000, इससे डिवाइड कर दिया। अब O2 के हवाले से E2, अब O2 का रेलिवेंट रो टोटल कितना है? 3000 यहाँ रखा, रेलिवेंट कॉलम टोटल कितना है? 7829 यहाँ रखा, और डिवाइड बाय द ग्रैंड टोटल, ठीक है। उसी हिसाब से O3 के हवाले से E3 कितना होगा? रेलिवेंट रो टोटल ऑफ दी O3 इसका रेलिवेंट रो टोटल कितना है? 5000, रेलिवेंट इसका कॉलम टोटल कितना है? O3 का 171 डिवाइड बाय द ग्रैंड टोटल 8000। उसी हिसाब से O4 के हवाले से E4 होगा। O4 का जो रेलिवेंट टोटल है, रो टोटल कितना है? 5000, रेलिवेंट कॉलम टोटल 7829 और डिवाइड बाय द ग्रैंड टोटल। इसको मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। E1 कितना आ रहा है? 64.12, और E2 कितना आ रहा है? 2935.87, E3 कितना आ रहा है? 106.87, E4 कितना आ रहा है? 4893.12। ये मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से स्टेप वाइज मैंने कर दी। अभी भी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया। हमारे पास टारगेट क्या है? हमने इस फार्मूले को रिजॉल्व करना है, जो समेशन O माइनस E का होल स्क्वायर डिवाइड बाय द E, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? हम एक अलग से चार्ट बनाएंगे। एक चार्ट वो उसमें जो कॉलम, पहला कॉलम बनाएंगे O का, दूसरा कॉलम बनाएंगे E का। अच्छा, O में जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, जो है हमारे पास गिवन है 84, 2016, 87 और 4913। O1, O2, O3, O4 के हिसाब से हमने इसको नोट डाउन कर लिया। उसी हिसाब से 84 के हिसाब से इसको रेलिवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू वो हम इसको नोट डाउन करेंगे। 64.12, 2935.87 इस तरह नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जर्व वैल्यू लिख ली, नोट डाउन कर ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली। अब हमने क्या निकालना है? इसको सॉल्व करना है। अब हमारा अगला कॉलम किस चीज का बनेगा? ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉलम बनेगा। O माइनस ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस का कॉलम बनेगा। अगला हम क्या करेंगे? 84 माइनस 64.12, 2916 माइनस 2935.87, 87 माइनस 106.87, ठीक है। 4913 माइनस 4893.12, जो भी डिफरेंस आएगा हम इसमें आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 90, जो मैंने पहले से नोट डाउन किया है 19.88, 19.87, ये माइनस में आएगा, सॉरी, और माइनस 19.87, और ये पॉजिटिव में 19.88। अच्छा, फिर अगला कॉलम क्या बनेगा? इसको गौर से देखें। ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, जो हमारे पास ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ रहा है, इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर किया, नोट डाउन किया, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो भी हमने इसको नोट डाउन कर लिया। और इसका भी माइनस का भी, ये भी माइनस है तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और इसका स्क्वायर हमने पहले से नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या होगा? अगला कॉलम किस चीज का बनेगा? अगला कॉलम बनेगा ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय E, और जो रेलिवेंट वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब ये 395.21 डिवाइडेड बाय द रेलिवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 64.12, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगली वैल्यू कौन सी है? 394.81 को डिवाइड करेंगे, इसकी रेलिवेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी है? 2935.87। इसको पहले से मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन कर दिया, इसका कॉलम पूरा बना दिया। फिर हमारे पास फाइनल डिमांड की जा रही है, क्या की जा रही है? समेशन। समेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला कॉलम है, इसकी सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे। हमने सारी वैल्यूज को प्लस किया है, उसका आंसर कितना आ रहा है? 10.06। और ये 10.06 क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi स्क्वायर टेस्ट।
कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द chi-square टेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू chi-square टेस्ट को एक जगह आपने नोट डाउन करना है। इसी कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के साथ, और क्रिटिकल वैल्यू की बुनियाद पर हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी रिजेक्ट हो रही है। अगले स्टेप में भी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लास्ट स्टेप में जो मैंने क्या बताया था कि हमने कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी निकाली, 10.04 ऑफ द chi-square टेस्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हमेशा जो कैलकुलेटेड वैल्यू किसके साथ कंपेयर करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू के साथ। अब क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं? ये हमारे पास एक वैल्यू होती है, जो हमारे पास जो एक क्रिटिकल वैल्यू होती है कि एक वो अज्यूम वैल्यू होती है किसी भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की, और जो पहले से जो स्टैटिस्टिशियन ने अलग से डिज़ाइन की हुई, जैसे लॉग टेबल है, तो बस इसी तरह की बुनियाद में उन्होंने एक chi-square टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। वो chi-square टेबल के हम क्या करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। उसमें हम वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द chi-square निकालने का तरीका क्या होता है? हम दो फैक्टर्स को देखते हैं। एक देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या कहते हैं कि ये चांस ऑफ एरर, जो मैंने टाइप 1 अल्फा एरर। चांस ऑफ एरर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द chi-square हम कैसे मालूम करते हैं? रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। अब जो हमारे पास डेटा था, जो आप गौर से देखिएगा, हमारे पास कितनी रोज थी टोटल के अलावा? 2 रोज थी, 2 कॉलम थे। तो रो -2 कितनी थी? 2 रोज थी -1, कॉलम कितनी थी? 2 कॉलम थे -1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। चांस ऑफ एरर मैंने क्या बताया था कि किसी भी रिसर्च को करने से पहले उसकी चांस ऑफ एरर को चेक किया जाता है कि आपको कितना खदशा है कि एरर हो सकता है। अगर आपको वो चांस ऑफ एरर पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम कितना रखते हैं? 5% रखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिशियन ने चार्ट बनाया हुआ है उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और चांस ऑफ एरर 5% की लाइन में देखेंगे कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ गई। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि उस चार्ट में क्रिटिकल वैल्यू है 3.84, जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और चांस ऑफ एरर 5%, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा वो चार्ट के हवाले से। ठीक है, अब 3.84 ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड है। इसको हम कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड को क्रिटिकल वैल्यू के साथ। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से। सेंटर में 0 रखा, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव में जा रहा है, ये यहाँ पे 2 4 -2, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड पॉजिटिव 3.84। ये 3.84 अप्रॉक्सीमेटली इस तरफ आएगा। ठीक है, ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 3.84 से कम वाला एरिया जो होगा, जो लेफ्ट साइड वाला एरिया वो हमारा रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाएगा। जो उसके बाहर वाला एरिया हो 3.84 से, वो हमारा रीजन ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है? 10.04। 10.04 एक अंदाजे के हिसाब से यहाँ पे आएगा, कहीं इतनी दूर जाके आएगा। अब 10.04 यहाँ आ रहा है, तो ये कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रहा है, रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस है। अच्छा, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस को हम रीजन ऑफ नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस को हम रीजन ऑफ नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, रीजन ऑफ रिजेक्शन को हम रीजन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और हमारी ये वैल्यू किस में आ रही है? रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रही है 10.04, जो हमारे हमने कैलकुलेटेड पहले से निकाली है। ये कौन से ग्राफ में किस जगह पे आ रही है? रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रही है। मैंने अभी क्या बताया, रीजन ऑफ रिजेक्शन को हम रीजन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और लास्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने क्या डिजाइन की थी? देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ स्मोकिंग विद क्रोनिक हार्ट डिजीज। स्मोकिंग का क्रोनिक हार्ट डिजीज के साथ गहरा ताल्लुक है। तो क्या मतलब है? 10.04 रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रही है, तो जो रीजन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने बताई हुई है, वो हमारा रिजल्ट कंक्लूड हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, जो हमने हाइपोथेसिस डिजाइन की हुई है ऑल्टरनेटेड या नल, हम ये देखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कौन से रीजन में आ रही है। रीजन ऑफ रिजेक्शन में आ रही है, तो रीजन ऑफ रिजेक्शन रीजन ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने क्या ड्रॉ की थी कि देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप ऑफ स्मोकिंग विद क्रोनिक हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। हमारा तरीका क्या होता है कि जब भी हम कायस का टेस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, जो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू के साथ। क्रिटिकल वैल्यू को निकालने का तरीका बता दिया, इसको मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू कहाँ प्लॉट हो रही है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में, रिजेक्शन में। उसी बुनियाद पे हम हाइपोथेसिस वो ड्रॉ करके इसका रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ठीक है। चल लास्ट स्टेप, खैर मैंने तो अभी रिमूव कर दिया, एक मैं चीज़ बताना भूल गया। जो मैंने पूरा चार्ट बनाया था ऑब्जर्व वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू का, उसमें जो नेक्स्ट जो तीसरा कॉलम था ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो डिफरेंस, तो ये चेक करने का तरीका होता है द समेशन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जो तीसरा कॉलम था जो मैंने पूरा चार्ट बनाया था ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का, उसका जो तीसरा कॉलम है उस ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर उसका हम समेशन निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आना चाहिए। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कॉन्टीजेंसी टेबल सही ड्रॉ की है और इस मतलब उस स्टेप तक हमने सारी कैलकुलेशन सही की। तो ये चेक करने का तरीका होता है कि जब आप ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो तीसरा कॉलम बना लें तो उसको आप एहतियातन उसका समेशन चेक कर लें कि वो 0 या अप्रॉक्सीमेटली 0 के अराउंड आना चाहिए। अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसका 0 ही आएगा। आप उसको जो लास्ट टाइम मैंने किया, जो अभी मैंने रिमूव कर दिया है, जो एरेस्ट कर दिया, बोर्ड से मिटा दिया, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, वो 0 ही है। ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया रो इनटू कॉलम कायस का टेस्ट का कैलकुलेशन का। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम कायस का के हवाले से कोई कैलकुलेशन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको चार्ट के जरिए किस तरीके से हम टैली करते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।